हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इकोलॉजी इन्वायरमेंट की इस क्लास में। आज का हमारा लेक्चर है 9 यानी कि अध्याय 9। हम इसको चर्चा करेंगे और इसमें हम देखेंगे जल एवं समुद्री पर्यावरण, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें आज हम देखेंगे बीओडी और सीओडी, साथ ही हम देखेंगे यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं या तथ्य हैं उनको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। इसलिए जो वीडियो है हमारी प्राकृतिक संसाधन और संरक्षण, इसको हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जो है आप इसको देख लीजिए। उसके बाद अब हम इसकी चर्चा करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण जो है चैप्टर है ये हमारा, तो इसको हम आज देखेंगे। और आपकी जितनी भी परीक्षाएं हैं जहाँ पर जैसे कि आपका वनडे एग्जाम हो या फिर यूपीपीसीएस का कोई भी एग्जाम हो जिसमें जो है जनरल स्टडीज अपना अहम रोल निभाती है, तो उसको देखने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं जल संसाधन एवं जल पर्यावरण क्या है। पृथ्वी पर जीवों का आधार जल है। मानव, पशु, पौधे तथा सूक्ष्म जीवों के अस्तित्व के लिए जल अनिवार्य है। जल न केवल जीवन के लिए आवश्यक है बल्कि ये कृषि, उद्योग, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संतुलन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये बात आपको याद रखनी है। साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताया था पिछली वीडियो में कि पृथ्वी पर जल कितना है। पृथ्वी पर जो है जल है 71% जो है जल है। और अगर हम बात करें 29% क्या है, 29% है स्थल। और ये आपको याद रखना है दोनों पॉइंट। साथ ही मैंने आपको बताया था कि भारत में भारत में 17% जनसंख्या को, विश्व के 17% जनसंख्या भारत के पास है। और इसको उपलब्ध कराने के लिए मात्र कितना परसेंट जल है, 4% जल है, जो कि क्या है, पीने योग्य जल है। जल जो है पीने योग्य जल की बात करें तो 71% जल तो है, लेकिन पीने योग्य जल कितना है, 2.5%। और उसमें भी अधिक मात्रा में क्या है, बर्फ के रूप में है। तो ये आप समझ सकते हैं, और मैंने अच्छे से डिटेल में चर्चा किया है जल के बारे में। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है एक बार उसको देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं जल के महत्व को, देख लेते हैं एक बार। जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकता है जल की। पाचन, पोषण, तापमान नियंत्रण एवं शारीरिक क्रियाओं के लिए ये आवश्यक है। कृषि, उद्योग, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन में उपयोगी है। जल पर्यावरण परिस्थिति संतुलन बनाए रखता है। जल के बिना जैविक जीवन जो है असंभव है। जल संसाधन के प्रमुख स्रोत मैंने इसको बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं। वर्षा जल, सतही जल, भूमिगत जल और समुद्री जल। और इसके बाद हम बात करें सतही जल और भूमिगत जल, इसको एक बार आप देख लीजिए कौन सा सतही जल है, कौन सा भूमिगत जल है। जो जल पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध होता है, जैसे कि नदियां, झीलें, तालाब, बांध, नहरें, समुद्र आदि जो हैं, ये सतही जल है। इसके अलावा अगर हम देखें भूमिगत जल, जो जल पृथ्वी की सतह के नीचे मिट्टी की परतों और चट्टानों के बीच संचयित रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं। जैसे कि कुएं, बोरवेल, झरने, जो कि हम नीचे देखते हैं, नीचे वाटर लेवल जो हम देखते हैं, तो वो एक प्रकार की हम उसकी बात करते हैं। जल पर्यावरण की मूल अवधारणा उसको देख लेते हैं। जल पर्यावरण यानी कि एक्वाटिक इन्वायरमेंट में वे सभी प्राकृतिक तत्व आते हैं जो जल में पाए जाते हैं तथा आपस में क्रिया करके जलीय जीवन एवं पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। इसमें जल की गुणवत्ता, मात्रा, जलीय जीव जंतु और इसके अलावा हम देखें सूक्ष्म जीव, जनित, घुलित गैस, जैविक पदार्थ आदि इसमें शामिल होते हैं। साथ ही जो यहाँ पर पेड़ पौधे हैं या इनसे संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं, जल पर्यावरण कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं जल प्रदूषण यानी कि वाटर पॉल्यूशन। जिस जल की रासायनिक, भौतिक, जैविक संरचना में अवांछित पदार्थों की अधिकता हो जाती है तथा जो मानव, जलीय जीवों एवं या फिर पर्यावरण के लिए हानिकारक हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के स्रोत हैं उनको देख लेते हैं। घरेलू अपशिष्ट जैसे कि सीवेज, डिटर्जेंट, साबुन, तेल, ग्रीस, मलमूत्र इत्यादि। औद्योगिक अपशिष्ट जैसे कि कारखानों से निकलने वाले रसायन, भारी धातुएं, अम्ल, क्षार, रंग, डाई आदि। कृषि अपवाह जैसे कि उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक तथा सिंचाई आदि से। और तेल एवं पेट्रोलियम अपशिष्ट जैसे कि तेल रिसाव यानी कि ऑयल स्पिल, जहाजों से निकलने वाला तेल, पेट्रोलियम उत्पाद। ठोस अपशिष्ट जैसे कि प्लास्टिक कचरा, राख, धातुएं, टुकड़े, कांच आदि जो है जल में फेंका जाना। तापीय प्रदूषण, बिजली घरों, उद्योगों से गर्म जल जो का है जो नदियों या फिर झीलों में छोड़ा जाना क्या है, जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। जल प्रदूषण के प्रभाव देख लेते हैं एक बार। तो इसका मानव के ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है। इसका प्रभाव, अगर जल प्रदूषित होता है तो हैजा, पेचिस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, कैंसर, त्वचा रोग आदि देखने को मिलते हैं। जलीय जीवों पर भी प्रभाव पड़ता है। ऑक्सीजन की कमी देखी जाती है, मछलियों की मृत्यु होती है। जलीय जीव
जैव विविधता में कमी देखने को मिलती है, पारिस्थितिकी असंतुलन देखने को मिलता है, जैसे कि खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है एवं जैव विविधता कम होती जाती है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल के बारे में हमने बताया था किस तरह से अगर एक जीव नष्ट होता है तो जो है खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है और इसका सीधा प्रभाव पर्यावरण के ऊपर पड़ता है और पर्यावरण का प्रभाव मानव के ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। जल की गुणवत्ता में गिरावट भी होती है, यानी कि जल जो है पीने योग्य नहीं रहता है और कृषि के लिए अनुपयोगी हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जल काफी कम है, जैसे कि भारत में ही 4% जल है। अगर ये दूषित होता है तो फिर सोच सकते हैं क्या होगा। आर्थिक हानि की बात करें तो मत्स्य पालन, पर्यटन, जलापूर्ति एवं उद्योगों की भारी आर्थिक नुकसान देखने को मिलता है। सौंदर्य एवं दुर्गंध की बात करें तो जल की जो सौंदर्यता है वह घट जाती है, साथ ही जो है उसमें दुर्गंध आने लगती है। जल प्रदूषण के प्रकार एक बार देख लीजिए। भौतिक प्रकार का प्रदूषण क्या होता है, जैसे कि उसके तापमान, रंग, गंध, तलछट या मटमैला हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, भौतिक प्रदूषण कहते हैं। रासायनिक प्रदूषण में क्या कहते हैं, जैसे कि रसायन शामिल हो जाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें अम्ल, क्षार, भारी धातुएं, कीटनाशक आदि इनके शामिल होने से रासायनिक प्रदूषण होता है। जैविक प्रदूषण की बात करें तो जैसे कि रोगजनक, सूक्ष्मजीव, कीटाणु, वायरस, परजीवी इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। तो कैसे शामिल होते हैं, तो ये आप एक बार समझ लीजिए। जैसे कि मान लेते हैं वेस्ट अगर हम डालते हैं, कोई बीमार व्यक्ति या हॉस्पिटल का वेस्ट अगर हम पानी में डाल देते हैं तो वहां पर जो है इस तरह के परजीवी, वायरस और सूक्ष्मजीव पनपने लगते हैं और जो है ये मानव को सीधे प्रभावित करते हैं या फिर जीवों को प्रभावित करते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण, जैसे कि रेडियोधर्मी तत्वों का जल में मिल जाना। तो रेडियोधर्मी जो अगर हम बात करें तो जैसे कि मान लेते हैं अगर हम देखें तो जो तापीय सॉरी जो हमारे परमाणु अनुसंधान केंद्र है या परमाणु अ, ऊर्जा केंद्र हैं, तो या फिर हमारा अगर हम बात करें तो परमाणु का जो हम परीक्षण करते हैं परमाणु बम वगैरह का, तो उससे जो है तत्व निकलते हैं और ये सीधे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जल में मिलते हैं जाकर। तापीय प्रदूषण की बात करें तो गर्म जल छोड़ने से जल के तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। अब बात करते हैं जल प्रदूषक यानी कि वाटर पॉल्यूंट्स क्या है। तो इनको बात करें तो जल प्रदूषक वे पदार्थ या जीव हैं जो जल की भौतिक, रासायनिक, जैविक स्थिति को खराब कर देते हैं तथा जलीय जीवन और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जैविक प्रदूषक एक बार देख लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया जैसे कि हॉस्पिटल का कचरा हो जाता है या फिर इसी तरह से अन्य जो जीव हैं उनको उनके कारण, जैसे कि जॉर्डिया और अमीबा परजीवी के कारण भी होता है। वायरस जैसे कि हेपेटाइटिस वायरस, रोटा वायरस इत्यादि के कारण भी जैविक जो प्रदूषक है इसको देखा जाता है, जल प्रदूषण होता है। और जीवाणु जैसे कि इकोलाई, साल्मोनेला, विब्रियो कॉलेरी इत्यादि के कारण भी प्रदूषण होता है। ये जो जल जनित रोग फैलाते हैं जैसे कि हैजा, टाइफाइड, डायरिया, पेचिस, हेपेटाइटिस, तो इस तरह से जो है ये जल के द्वारा दूसरे लोगों में भी फैल जाता है। और पिछले जो अगर देखें प्राचीन काल में तो इस तरह से ही महामारी हुआ करती थी, जल के पीछे काफ़ी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। अगर किसी की सेना को परास्त करना है अगर किसी की सेना को परास्त करना है तो उनका जो रसद है यानी कि खाना-पानी है उसको रोक देना या फिर पानी को दूषित कर देना, जिससे उनके जो घोड़े हुआ करते थे, हाथी हुआ करते थे या फिर जो उनकी सेना हुआ करती थी उसको इसका सामना करना पड़ता था या उनमें बीमारियाँ फैल जाती थीं। तो इस तरह से भी इसका उपयोग होता था। तो जल एक हथियार के रूप में भी काम में किया लाया जाता है। रासायनिक प्रदूषण यानी कि केमिकल पॉल्यूएंट्स की बात करें, घुलित रसायन जैसे कि अम्ल, क्षार, डिटर्जेंट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, सल्फेट इत्यादि। कीटनाशक एवं उर्वरक की बात करें तो डीडीटी, बीएचसी, यूरिया, नाइट्रोजन, यौगिक, फॉस्फेट आदि जो हैं जल को दूषित करते हैं। तेल एवं ग्रीस की बात करें तो मशीनों का तेल, पेट्रोलियम पदार्थ और विषैले रसायन पदार्थ। भारी धातुओं की बात करें तो मुख्य धातु जैसे कि पारा, सीसा, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम इत्यादि जो हैं इसमें शामिल होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था और इनसे संबंधित जो रोग हैं उनके बारे में भी चर्चा की है। और अगर हम बात करें इनके स्रोत की तो ये कहाँ से आते हैं, तो एक तो ये खनन से, दूसरा धातु उद्योग, बैटरी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रासायनिक कारखाने इत्यादि से ये जो है जल में पहुँचते हैं। साथ ही इनका प्रभाव की बात करें तो कैंसर, तंत्रिका तंत्र विकार, किडनी विकार या क्षति, फिर विकास में बाधा आती है, ये आपको याद रखना है। प्लास्टिक एवं अन्य प्रदूषक की बात करें तो प्लास्टिक बैग, बोतलें, थर्मोकोल, रबड़, कांच आदि जो हैं जल में मिलकर दीर्घकाल तक नहीं सड़ते हैं और उसमें पड़े रहते हैं। साथ ही ये छोटे-छोटे माइक्रो प्लास्टिक में टूट जाते हैं और जलीय जीवों के शरीर में पहुंचकर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से जो छोटे-छोटे जो जीव हैं या फाइटोप्लैंक्टन हैं, इनको जो है छोटी मछली खाती है। जब इनको छोटी मछली खाती है, तो इस छोटी मछली को क्या है बड़ी मछली भी खाती है। तो इस तरह से जो है ये जो है खाद्य श्रृंखला के जरिए मानव शरीर में भी पहुँचता है। ये समुद्री एवं मीठे पानी की परितंत्र को गंभीर नुकसान पहुँचाता है।
प्राकृतिक प्रदूषक की बात करें, मिट्टी का कटाव, ज्वालामुखी राख, पत्तियां अपघटन आदि प्राकृतिक प्रक्रियाओं से जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है, परंतु ये जो है दीर्घकालिक नहीं होती है। अगर ये ज्यादा मात्रा में हो तो फिर जो है ये हानिकारक हो जाता है जल के लिए। थर्मल प्रदूषण मैंने आपको बताया है कि गर्म जल को जो है सीधे जल में छोड़ देना, इसके कारण क्या है, जल का तापमान बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीवों को नुकसान पहुंचता है। बीओडी और सीओडी को एक बार समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो है आपके प्रश्न काफी बनते हैं और ये काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से यूपीपीसीएस हो या फिर यहाँ तक कि यूपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, बीपीएससी और स्टेट पीसीएस, जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें जो है ये जनरल स्टडीज महत्वपूर्ण है, वो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीओडी सीओडी क्या है, इसको एक बार समझ लीजिए। बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और सीओडी यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल की गुणवत्ता जानने के लिए बीओडी और सीओडी दो महत्वपूर्ण मानक हैं, जिससे जल में जैविक एवं रासायनिक प्रदूषण की मात्रा का पता लगाया जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो बीओडी क्या है, जल में ऑक्सीजन की मात्रा का पता लगाता है, जबकि सीओडी क्या है, जल में उपस्थित जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, उसकी मात्रा का पता लगाता है। चलिए समझ लेते हैं बीओडी क्या है। बीओडी वह मात्रा है जितनी घुलित ऑक्सीजन यानी कि डाइल्यूट ऑक्सीजन जल में उपस्थित जैविक पदार्थों को सूक्ष्म जीवों द्वारा अवघटित करने में उपभोग होती है। इसे जो है 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 5 दिन में मापा जाता है, इसलिए इसे बीओडी 5 भी कहते हैं। बीओडी की इकाई इकाई की बात करें तो मिलीग्राम प्रति लीटर होती है, मिलीग्राम प्रति लीटर होती है। साथ ही अधिक बीओडी का अर्थ है जल में जैविक प्रदूषण अधिक और जल की गुणवत्ता खराब। यदि अगर बीओडी अधिक है, बीओडी अधिक है, बीओडी यदि अधिक है तो क्या होगा, जल की गुणवत्ता खराब होगी, जल की गुणवत्ता खराब होगी, यानी कि जल की गुणवत्ता कम यानी कि खराब होगी। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं, मतलब खराब होगी, खराब खराब होगी। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। और सीओडी की बात करें तो सीओडी वह मात्रा है जितनी ऑक्सीजन किसी रासायनिक ऑक्सीडाइजर द्वारा जल में उपस्थित कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकरण करने में उपभोग होती है। यानी कि मैंने अभी आगे बताऊंगा यूट्रोफिकेशन के बारे में, तो वहां पर आप समझ लेंगे कि उनके जो यूज करने से, उनका उपभोग करने से जितनी ऑक्सीजन वेस्ट होती है, खराब होती है, उसको ही हम कहते हैं, और इसे कुछ घंटों में माप लिया जाता है। सीओडी की इकाई की मात्रा की बात करें तो इसको भी मिलीग्राम प्रति लीटर में मापा जाता है। अधिक सीओडी का अर्थ होता क्या है कि जल में कुल जैविक प्लस अजैविक प्रदूषक अधिक है, प्रदूषण अधिक है और जल की गुणवत्ता खराब है। बीओडी और सीओडी में अंतर जो है आप एक बार देख लीजिए इसको पॉज करके। साथ ही हम देखते हैं जल की गुणवत्ता बीओडी और सीओडी में संबंध क्या है। स्वच्छ जल में बीओडी और सीओडी का मान क्या होता है, कम होता है। अगर बीओडी कम होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा होगी, और अगर सीओडी भी कम होगा तो जो है प्रदूषण कम होगा। समझ गए ना आप कि ऑक्सीजन ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर समझ लेना है, यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा होगी लेकिन यहाँ पर प्रदूषण कम होगा। ये दोनों बातें आपको समझ लेनी है। उसके बाद प्रदूषित जल में बीओडी और सीओडी का मान अधिक होता है। जहां पर प्रदूषित जल होगा वहां बीओडी भी अधिक होगा और सीओडी भी अधिक होगा, यानी कि ऑक्सीजन कम होगी, बीओडी अधिक होगा तो ऑक्सीजन कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी तो जल दूषित होगा, और इसी तरह से सीओडी का मान अधिक होगा यानी कि जल प्रदूषित होगा। सामान्य सीओडी का मान बीओडी से 2 से 3 गुना अधिक होता है। बीओडी सीओडी अनुपात अगर 0.5 से कम है तो जल जैविक रूप से उपचारित करना आसान हो जाता है। यदि बीओडी सीओडी अनुपात 0.3 से अधिक है तो जल में जैविक रूप से अपघट्य पदार्थ कम होते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए। चलिए अब देखते हैं जल की गुणवत्ता का वर्गीकरण, एक बार इसको देख लेते हैं। यदि जल जो है बीओडी देखते हैं, यदि 0 से 2 है, 0 से 2 बीओडी मिलीग्राम प्रति लीटर है तो ये जल सबसे उपयुक्त श्रेणी, उत्तम श्रेणी का माना जाता है और ये पीने युक्त होता है, पीने योग्य होता है। साथ ही अगर देखें बीओडी कितना है, 2 से 3 मिलीग्राम प्रति लीटर है तो ये अच्छा माना जाएगा, लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, उत्तम नहीं माना जाता है। यदि 2 से 3 से 6 सॉरी 3 से 6 मिलीग्राम प्रति लीटर है तो ये संतोषजनक है, नहाने योग्य है और जो जलीय जीवन के पनपने योग्य होता है ये जल। और इसके बाद अगर बीओडी 6 से 30 के बीच में है तो ये खराब स्थिति है, यहाँ पर जो मत्स्य पालन है उसके लिए ये उपयुक्त नहीं होता है। यदि 30 से अधिक है तो बहुत ज्यादा प्रदूषित है, बहुत ज्यादा प्रदूषित है, ये आप समझ लीजिए। तो ये जो है बीओडी सीओडी है, तो सिंपल भाषा में आप समझिए बीओडी मतलब ऑक्सीजन और सीओडी मतलब प्रदूषण। ठीक है, अब आगे देखते हैं यूट्रोफिकेशन क्या है। यूट्रोफिकेशन काफी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है और साथ ही अन्य परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए अब देखते हैं
जब जलाशयों में नाइट्रेट, फास्फेट, पोषक तत्वों की अधिकता के कारण शैवाल यानी कि एल्गी और जलीय पौधों की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिससे जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन कहते हैं। एक बार इसको सिंपल भाषा में समझ लीजिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही हम फैक्ट्री से क्या करते हैं? फैक्ट्री से फैक्ट्री से नाइट्रेट, फास्फेट, उर्वरक इत्यादि जाते हैं, या फिर घर का कचरा जैसे कि डिटर्जेंट है, मलमूत्र का जो वेस्ट है, या फिर ऐसा ही अन्य कचरा जो पानी में जाता है, पानी में मिलता है जाकर, वो क्या करता है कि पानी का जो पोषण स्तर है उसको बढ़ा देता है। पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? पोषक तत्वों की जब अधिकता होगी तो यहाँ पर जो पनपने वाले जैसे घास टाइप के या फिर जो पानी से पोषण लेते हैं, ऐसी चीजों की अधिकता अधिक हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है? शैवाल की वृद्धि अधिक हो जाती है, या फिर जो घास वगैरह है, घास फूस है, उनकी वृद्धि हो जाती है। उसके कारण क्या होता है? जब ये शैवाल जो हैं, ये शैवाल पनपेंगे वहां पर, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन मिलेंगे। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? ये पानी से ही ऑक्सीजन लेते हैं। जब ये पानी से ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। दूसरा, जब ये शैवाल नष्ट होते हैं या डेड होते हैं, तब भी इनके सड़ने गलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, जिससे जो है जलीय जीव के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी कि जलीय जीव जो है मृत्यु की शैया पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी में ऑक्सीजन की कमी है। और हर जलीय जीव को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि मछलियों को ऑक्सीजन चाहिए। जब इनको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन है कम, तो ये क्या होंगे? डेड हो जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यही यूट्रोफिकेशन है और ये परीक्षा में पूछा गया है। चलिए अब देखते हैं, यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया को एक बार समझ लेते हैं। जल में नाइट्रेट एवं फास्फेट की मात्रा बढ़ती है उर्वरकों, डिटर्जेंट, सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट आदि से। और अगर हम बात करें, ये पोषक तत्व जल में शैवाल और जलीय पौधों की तीव्र वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। शैवाल की मोटी परत सूर्य के प्रकाश को जल की गहराई तक नहीं पहुंचने देती है। शैवाल मरने पर उनका अपघटन यानी कि डिकम्पोजिशन होता है, जिससे घुलित ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी से मछलियां और अन्य जलीय जीव जो है मर जाते हैं। तो जल की गुणवत्ता भी गिर जाती है। ये बातें आपको याद रखनी है। दूसरा, आपको देखना है कि नाइट्रेट एवं फास्फेट की भूमिका क्या है इसमें। तो नाइट्रेट की भूमिका देखें, उर्वरकों, मानव एवं पशु अपशिष्ट तथा औद्योगिक अपशिष्ट को जल में मिलकर शैवाल की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। और फास्फेट की बात करें, जैसे कि डिटर्जेंट, फास्फेट युक्त उर्वरक एवं सीवेज से जल में मिलकर शैवाल की वृद्धि को ये बढ़ावा देते हैं। तो नाइट्रेट और फास्फेट जो है शैवाल की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। इनका अगर हम मुख्य स्रोत की बात करें, तो कृषि अपवाह, घरेलू सीवेज, डिटर्जेंट एवं फास्फेट युक्त साबुन, औद्योगिक अपशिष्ट, पशुमल, मानव अपशिष्ट इत्यादि जो है इसमें शामिल होते हैं। यूट्रोफिकेशन का परिणाम क्या होता है? शैवाल की अत्यधिक वृद्धि यानी कि एल्गल ब्लूम होता है। शैवाल जो है अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं, जल का रंग हरा हो जाता है और गंध आने लगती है। सूर्य के प्रकाश का प्रवेश कम हो जाता है जल में, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, मछलियां एवं अन्य जलीय जीव मर जाते हैं। जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। जैव विविधता में कमी देखने को मिलती है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। साथ ही एल्गल ब्लूम को आप समझ लीजिए, यानी कि शैवाल वृद्धि क्या है। जब किसी जलाशय में शैवाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं और जल की सतह पर मोटी परत बना लेते हैं, इसे ही शैवाल वृद्धि कहते हैं। ये यूट्रोफिकेशन का प्रमुख लक्षण होता है। यूट्रोफिकेशन से प्रभावित जलाशय कैसे होते हैं? कौन से होते हैं? जहां पर पानी स्थिर होता है, जैसे कि तालाब तालाब बांध, झीलें, जलाशय, धीमी गति से बहने वाली नदियां इत्यादि जो हैं यूट्रोफिकेशन से प्रभावित होते हैं। जब आप अपने आसपास ऐसा पानी देखें जो हरा हो, जहां पर शैवाल अधिक हो, तो आप समझ लीजिए वहां पर जलीय जीव कम होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं, जल प्रदूषण का प्रभाव एवं नियंत्रण। अगर हम देखें तो इसका मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। किस तरह से? जो दूषित जो जल होता है, इससे कॉलेरा, टाइफाइड, पेचिस, हैजा, हेपेटाइटिस, डायरिया, पोलियो इत्यादि रोग देखने को मिलते हैं। भारी धातुओं जैसे कि सीसा, पारा, कैडमियम से कैंसर, किडनी, लीवर की बीमारियां देखने को मिलती है। साथ ही फ्लोराइड, नाइट्रेट की अधिकता से दांत और हड्डियों की समस्या देखने को मिलती है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग भी होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग के बारे में मैंने आपको एक बार बताया था। जैसे कि इसे जो है शरीर नीला हो जाता है, शरीर नीला हो जाता है। और ये किसके कारण होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण, यानी कि O2 की कमी के कारण होता है। तो ये जो है बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। विशेष तौर से अगर मैं बात करूं, जो नवजात शिशु होता है, जिसकी हाल ही में जो है उसका जन्म हुआ हो, ऐसे बच्चों में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती थी। और ये समस्या पहले ज्यादा देखने को मिलती थी, क्योंकि पहले जो हुआ करता था, हम पानी को घड़ों में, मटकों में भर के रखा करते थे। उससे जो है ये नाइट्रेट वहां पर बन जाता था। उसकी वजह से बच्चे का शरीर नीला होता था, और नीला शरीर होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी होती थी। ऑक्सीजन की कमी यानी कि बच्चा डेड।
तो इस वजह से उसको तरह-तरह के जो है मिथ हुआ करते थे पहले कि बच्चा जो है किसी की चपेट में आ गया है या फिर व्हाटएवर जो भी है, ये चीज़ों के ऐसे मिथ हुआ करते थे। तो उन मिथों को जो है साइंस ने प्रूव किया है कि ये नाइट्रेट की वजह से हुआ करता था। चलिए अब आगे देखते हैं। जल प्रदूषण से त्वचा रोग, श्वसन रोग तथा हार्मोन असंतुलन भी देखने को मिलता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, जैसे कि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से मछलियां व अन्य जलीय जीव मर जाते हैं। साथ ही यूट्रोफिकेशन के कारण शैवाल की अधिक वृद्धि होती है, जिससे जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। विषैले पदार्थ जलीय जीवों के शरीर में एकत्र होते हैं और बायो मैग्निफिकेशन इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। कहीं पर अगर ये इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आपको याद रखना है जैव विविधता घटती है और पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, ये आपको याद रखना है। अगर आप जो है मेंस देना चाहते हैं तो मेंस के लिए आप जो है ऐसे ही चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। लगातार जो है इन चीज़ों को आप जो है अपने क्वेश्चन में शामिल करते रहिए। जल प्रदूषण के नियंत्रण और उपचार की बात करें तो मुझे लगता है इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको जो है हेडिंग के तौर पे आप देख लीजिए। लेकिन जो है यहाँ से प्रश्न बनता है, आपको ये भी याद रखना है। तो जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय जैसे कि सीवेज उपचार, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, कृषि रसायनों का नियंत्रित उपयोग, कचरा प्रबंधन, वृक्षारोपण, जन जागरूकता जो है इसके उपचार हैं। सीवेज उपचार की प्रक्रिया को आप देख लीजिए। प्रथम जो है क्या है कि इसमें जो है कचरे को छाना जाता है। कचरे को छानने के बाद एक टैंक में पानी को स्टोर किया जाता है और कुछ समय के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। उसमें जो ठोस कण होते हैं वह नीचे बैठ जाते हैं। उसकी गाद को फिर निकाल के फिर क्या किया जाता है, उसका ऑक्सीकरण किया जाता है, जैविक पदार्थ हटाए जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन छोड़ी जाती है और उन जैविक पदार्थों का ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद अंतिम जो है कीटाणुओं का शोधन किया जाता है। कीटाणुओं का शोधन किया जाता है जैसे किससे किया जाता है, तो एक प्रश्न बनता है किससे, क्लोरीन से। क्लोरीन से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्लोरीन से। क्लोरीन से भी शोधन किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं। समुद्री पर्यावरण को देख लेते हैं। मैरीन एनवायरमेंट। समुद्री समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग घेरते हैं और पृथ्वी की पारिस्थितिकी संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समुद्र जो है 71% है जल, और इसके अलावा 29% क्या है, स्थल है। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। और भारत में कितना परसेंट जल है, 4% है पीने योग्य। और उसके अलावा अधिकतर जो जल क्या है, बर्फ के रूप में है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि जल जो है अधिकतम कहाँ पर है। तो मैंने आपको बताया भी था कि मैक्सिमम जो है बर्फ के रूप में है, बर्फ के रूप में है। उसके बाद कहाँ पर है, उसके बाद जो है जो वाटर लेवल है हमारा, यानी कि जमीन के अंदर भी जल जो है, ठीक है, जमीन के अंदर है। उसके बाद कहाँ पर है, उसके बाद झीलों और नदियों में है। तो ये इस तरह से इसका क्रम है, प्रश्न पूछा जाता है। समुद्री पारितंत्र की बात करें तो समुद्री पारितंत्र में समुद्री जल, समुद्री जीव जंतु, समुद्री पौधे, समुद्री तल व तटीय क्षेत्र शामिल होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही ये अपने आप में एक संतुलित तंत्र है जहाँ सभी घटक परस्पर निर्भर होते हैं। समुद्री पर्यावरण में प्रकाश, तापमान, लवणता, द्रवित ऑक्सीजन आदि कारक महत्वपूर्ण होते हैं। समुद्री जैव विविधता की बात देख लेते हैं। तो समुद्र में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जैसे कि सूक्ष्म जीवाणु, शैवाल, पिलवक मछलियां, जेलीफिश, कोरल सी ग्रास तथा समुद्री स्तनधारी। तो इस तरह से क्या होती है, समुद्री जैव विविधता का निर्माण होता है। साथ ही अगर हम देखें, कोरल रीफ, मैंग्रोव, सीग्रास, बेड व समुद्री शैवाल समुद्री जैव विविधता के प्रमुख भाग होते हैं। इन्हीं विविध जो जीववाद पौधों के कारण समुद्री परितंत्र उत्पादन स्थायी और संतुलित बना रहता है। तो सबसे अगर स्थायी और संतुलित परितंत्र की बात करें तो वो कौन सा है, समुद्री परितंत्र है। ये प्रश्न पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा स्थायी परितंत्र कौन सा है, समुद्री परितंत्र है, ये आपको याद रखना है। समुद्री संसाधन की बात करें, यानी कि मैरीन रिसर्च की बात करें, समुद्र हमें अनेक प्रकार के प्राकृतिक जो संसाधन है वो प्रदान करता है, जैसे कि भोजन में मछली, शैवाल, सीप, नमक, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, मोती, प्रवाल, मैग्नीशियम, ब्रोमीन जो है इत्यादि हमें समुद्र से ही प्राप्त होते हैं। साथ ही अगर हम बात करें, समुद्र ऊर्जा का भी बड़ा स्रोत है, जैसे कि ज्वार भाटा, ऊर्जा तरंग, तरंग ऊर्जा, तापीय ऊर्जा इत्यादि जो है हमें समुद्र से प्राप्त होते हैं। साथ ही जो है समुद्री संसाधनों का सतत व वैज्ञानिक तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी इनको सुरक्षित रखा जा सके। एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि समुद्र को पृथ्वी का क्या कहा जाता है, फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि ये जो है बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन का उत्पादन करता है और जलवायु संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा में यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि स्थल का फेफड़ा किसे कहा जाता है। स्थल का जो है फेफड़ा किसको कहा जाता है, समुद्र भाई जलीय हो गया ना, तो स्थल का फेफड़ा कौन है, ये आपको बताना है।
और ये कहाँ पर है, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ये है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट है, ये कहाँ पर है, कहाँ है, ये भी आपको बताना है, और इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। समुद्री प्रदूषण यानी कि मैरीन पॉल्यूशन। समुद्र में किसी भी प्रकार के भौतिक, रासायनिक या जैविक पदार्थों का प्रवेश जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को हानि पहुंचती है, क्या कहलाता है? समुद्री प्रदूषित प्रदूषण कहलाता है। तेल रिसाव यानी कि ऑयल स्पिल काफी महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। तेल टैंकरों, हानिकारक ड्रिलिंग, जहाजों या पाइपलाइनों से तेल का रिसाव होता है। साथ ही ये समुद्री जल की सतह पर फैलकर ऑक्सीजन की जो आदान प्रदान है उसको कम कर देता है। तो ये समुद्र में फैलता है, समुद्र में फैलने के बाद क्या करता है कि एक तो सूर्य का प्रकाश इसके कारण नीचे नहीं पहुंच पाता है, साथ ही जो है ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान है यानी कि ऑक्सीजन को भी रोक देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जलीय जीवों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। साथ ही ये जो है विषैले तत्वों को भी जल में छोड़ता है, जिसकी वजह से जलीय जीवों को नुकसान होता है। ठीक है, इसे जो है समुद्री पक्षी, मछलियां और अन्य जीव जो है इससे प्रभावित होते हैं। आगे बात करें प्लास्टिक एवं माइक्रोप्लास्टिक की। प्लास्टिक बैग, बोतलें, जल जाल, रस्सियां समुद्र में पहुंचकर प्रदूषण फैलाते हैं। ये आपको याद रखना है। माइक्रोप्लास्टिक 5 mm से छोटे कण होते हैं, ये आपको याद रखना है। कई बार प्रश्न पूछा गया है माइक्रोप्लास्टिक के बारे में, जो कि समुद्री जीवों द्वारा निगले जाते हैं और ये कहीं न कहीं समुद्री जीवों से हमारे अंदर भी पहुँचते हैं, हमको भी दूषित करते हैं और उनको भी, यानी कि जो समुद्री जीव हैं, उनको भी प्रभावित करते हैं। ये खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं। रासायनिक प्रदूषण की बात करें, उद्योगों से निकलने वाले रसायन, कृषि से बहकर आने वाले कीटनाशक और जो है भारी धातुएँ समुद्र में मिलते हैं। डीडीटी, पीसीबी, पारा, सीसा, कैडमियम जैसे रसायन समुद्री जीवों में जमा होकर जैव संचयन करते हैं। मैं एक जो है आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा साइंस की, जिसमें हम चर्चा करेंगे रोगों के बारे में कि किसके कारण कौन-सा रोग होता है, जीवाणु, कवक, बैक्टीरिया, इसके अलावा पारा, सीसा, कैडमियम के कारण कौन से रोग होते हैं, इन सब के बारे में रोग जो रोग हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसको हम अच्छे से चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अब देखते हैं आगे। समुद्री कचरा जैसे कि त्यागे गए मछली पकड़ने के जाल, रस्सियां, धातु के टुकड़े, कांच, कपड़ा आदि जो है समुद्र में कचरा इत्यादि, ये कचरा समुद्री जीवों को फंसाता है तथा उनकी मृत्यु का कारण भी बनता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। थर्मल प्रदूषण की बात करें तो ये जो है गर्म जल जो है ये सीधे अगर जल में छोड़ा जाता है तो इससे जो है जल का तापमान बढ़ता है और ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है। समुद्री प्रदूषण के प्रभाव की बात करें तो इसमें देखें समुद्री जैव विविधता में कमी देखने को मिलती है। मत्स्य उद्योग पर नुकसान होता है। हाँ, मत्स्य उद्योग से भी प्रश्न पूछा जाता है। अगर हम बात करें भारत का मत्स्य 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 उद्योग में विश्व में क्या स्थान है? तो भारत का क्या स्थान है? क्या स्थान है? दूसरा स्थान है। यानी कि भारत जो है मछली पकड़ने के मामले में, मछली उत्पादन में सेकेंड नंबर पे है विश्व में। लेकिन अगर हम बात करें कि पहले नंबर पर यानी कि फर्स्ट नंबर पर, फर्स्ट कौन है मछली उत्पादन में? मछली उत्पादन में तो फर्स्ट कौन है? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, पहले नंबर पर कौन है। चलिए आगे देख लेते हैं। जलीय जीवों की संख्या घटती है, मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, खाद्य श्रृंखला असंतुलित होती है, मैंने बताया भी था। तटीय क्षेत्रों का सौंदर्य एवं पर्यटन प्रभावित होता है। जल प्रदूषण के स्रोत भी देख लीजिए। जल प्रदूषण प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों कारणों से होता है, परंतु मानव जनित जो प्रदूषण है ये काफी प्रभाव छोड़ता है। जैसे कि आप देखते हैं घरेलू अपशिष्ट किस तरह से जो है पानी में जाते हैं और जल को प्रदूषित करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बोतलें हैं, कचरा है, फूल है, माला है इत्यादि जो है। इसी तरह से औद्योगिक अपशिष्ट जो है, कृषि अपवाह है, जो डिटर्जेंट वगैरह इत्यादि हैं, धार्मिक जो स्रोत हैं या अन्य स्रोत हैं, उनकी वजह से भी कचरा फैलता है, तो ये आपको याद रखना है। मुझे लगता है इनको ज़्यादा डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपवाह, धार्मिक अपशिष्ट और सांस्कृतिक क्रियाएं, अन्य स्रोत, तो इनको आप जो है एक बार देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इन सभी स्रोतों से जल में भौतिक गंधापन, रंगगंधा, रासायनिक विषैले रसायन और जैविक रोगजनक सूक्ष्मजीव प्रदूषक मिलते हैं, जिससे जल प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करना नियंत्रण एवं प्रबंधन की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम होता है। एक प्रश्न और आप बता दीजिए, ये आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ है, ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको देख लेते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको सैंपल दे रहा हूँ कि प्रश्न इस तरह के बनते हैं। ठीक है, इस तरह के ही प्रश्न बनते हैं।
और आपको जो है इस चैप्टर को करके और भी प्रश्न बनेंगे, लेकिन मैं सारे तो यहाँ नहीं करा रहा, लेकिन कुछ एक सैंपल के तौर पे दिखा देता हूँ कि इस तरह से प्रश्न बनते हैं और यही परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए, समुद्र पृथ्वी की सतह का तापमान कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए है, यानी कि समुद्र जो है पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए है। तो ये प्रश्न डायरेक्ट बनता है और ये प्रश्न पूछा भी गया है, ऐसा नहीं है, कई बार पूछा गया है। कितना है? 71%, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ये प्रश्न भी पूछा गया है, तेल रिसाव यानी कि ऑयल स्पिल समुद्री प्रदूषण का किस प्रकार उदाहरण है? तो ये है रासायनिक प्रदूषण का, यानी कि इससे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है और जैविक जो जैविक क्रियाएं हैं वो नष्ट होती हैं। साथ ही जो वहां पर अगर हम देखें तो अनावश्यक जल में पोल्यूशन होता है, यानी कि अगर हम बात करें तो रासायनिक जो तत्व हैं वो भी जल में शामिल होते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो जीव जंतु हैं उनको सीधा प्रभाव पड़ता है, यानी कि सीधे इससे प्रभावित होते हैं। कथन आधारित प्रश्न भी मैंने शामिल किए हैं। मैंने सिर्फ इसको इसलिए शामिल किया है ताकि आप देख सकें कि कथन आधारित प्रश्न इस तरह से बनते हैं और ये जो है प्रश्न, अगर मैं बात करूं, ये आजकल का ट्रेंड है, इस तरह से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट, जो पैट एक छोटा सा एग्जाम है, इसमें भी इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ये समझ लीजिए। तो यूपी पीसीएस, यूपीएससी और इसी तरह के अन्य परीक्षाएं हैं जिनमें इस तरह से प्रश्न बनते हैं। साथ ही अब तो पैट भी पूछने लगा है। तो क्या है, कथन ए की बात करें, महासागर कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर जलवायु संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। महासागर में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। क्या महासागर में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है? हाँ, बिल्कुल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो शैवाल हैं, ये महासागर में ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। शैवाल जो है महासागर में ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है। तो हमारा कौन सा कथन सही होगा? कथन ए और बी दोनों सही है और व्याख्या भी सही करता है। चलिए अब अगले देखते हैं, आगे देखते हैं आगे वाला क्या है। कि कथन ए कहता है प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक समुद्री जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। क्या ये समुद्री जीवों के लिए हानिकारक होते हैं? अगर यहाँ पर ये कह देता कि प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक केवल समुद्री जीवों के लिए हानिकारक होते, केवल केवल अगर यहाँ लगा दिया जाता, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होता? केवल नहीं, तब ये गलत हो जाता। कैसे? क्योंकि केवल समुद्री जीवों को प्रभावित नहीं करते हैं, ये मानव को भी प्रभावित करते हैं, जलीय जीवों को, स्थलीय जीवों को, सबको प्रभावित करते हैं। क्योंकि भाई खाद्य श्रृंखला जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं जैसे कि पक्षियों को भी प्रभावित करेगा। मैंने पिछली बार बताया था आपको, हर चीज का एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर इंटरलिंक को आप नहीं समझेंगे, कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझेंगे, तब आपको प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन को हल करने में, और विशेष तौर से स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है इनको हल करने में। अगर यहाँ पर केवल होता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा है कि प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक समुद्री जीवों को हानि पहुंचाते हैं। तो हाँ, बिल्कुल हानि पहुंचाते हैं, लेकिन ये मानव को भी पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर मानव का नहीं दिया है, हानि तो पहुंचाते हैं ना। तो जीवों को हानि पहुंचाते हैं, बिल्कुल पहुंचाते हैं। अगर केवल दे देते तब ये गलत हो जाता, क्योंकि ये और लोगों को भी पहुंचाते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट ये वाला सही है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं अगला स्टेटमेंट क्या कहता है। अगला स्टेटमेंट कहता है कि माइक्रोप्लास्टिक केवल बड़े आकार के प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। कैसे? क्योंकि भाई माइक्रो जो प्लास्टिक है 5 mm से कम के होते हैं, यानी कि ये बहुत छोटे होते हैं। तो इसलिए जब ये छोटे होते हैं तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही है, यानी कि कथन ए सही है, परंतु बी गलत है। तो इस तरह से जो है हमारे यहाँ पर ये वाला चैप्टर समाप्त होता है। जल एवं समुद्री पर्यावरण काफी महत्वपूर्ण चैप्टर था। इसमें हमने काफी इंपोर्टेंट चीजों को कवर भी किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था यूट्रोफिकेशन के बारे में, बीओडी के बारे में, और कैसे प्रश्न बनते हैं उनके बारे में। अगला जो चैप्टर है हमारा जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, ये चैप्टर भी काफी महत्वपूर्ण है। आप ये समझ लीजिए, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। ये प्रश्न जो है, ये चैप्टर जो है, इसमें हम देखेंगे प्रमुख गैसों के बारे में, जो गैसें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। जो ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग है, यहाँ से प्रश्न सीधा पूछा जाता है, सीधा प्रश्न कई बार, और ऐसा नहीं है, बार बार पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए। थैंक यू।